हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 37। इससे पहले ऑलरेडी हमने 36 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, कौन सी है? हीराकुंड, दामोदर, चंबल, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। और ये परियोजना संयुक्त रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, बाकी नोट्स के रूप में देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत नदी पर बांध बनाने के कई उद्देश्य होते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिंचाई, बाढ़, बिजली, पर्यटन, मछली पालन आदि उद्देश्य होते हैं। विस्थापन, पर्यावरण हानि, जल जमाव आदि प्रमुख समस्याएं होती हैं। किस वजह से? ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती हैं उसकी वजह से। डीवीसी परियोजना का प्रारंभ वोंडोविन के सिफारिश के आधार पर किया गया था, ये भी याद रखिएगा। यह परियोजना अमेरिका की टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था। यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, जो कि हुगली की सहायक नदी दामोदर पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? बताना है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी परियोजना, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नंगल बांध परियोजना है, जो सतलज नदी पर स्थित है। और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा भाखड़ा नंगल बांध, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, भाखड़ा जो बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, टोंगा खाई कहाँ स्थित है? टोंगा खाई कहाँ स्थित है? अंध महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कि टोंगा खाई कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, टोंगा खाई जो कि 9000 मीटर गहरी है, ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और प्रशांत महासागर की जो सबसे जो सर्वाधिक गहराई जो है वो है मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई लगभग कितना है? 11000 मीटर, मतलब 11 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ट्रेंच होता क्या है जानते हैं? देखिए, होता क्या है, समुद्र के तल पर देखेंगे, नीचे जाकर देखेंगे तो कुछ इस तरीके होता है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, कुछ इस तरीके से होता है, जैसे सारा इस तरीके से। ठीक है, तो समुद्र के नीचे भी गहराइयाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी इधर वाटर है, पानी पानी है, इस तरह से वाटर है, पूरा बॉडी भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे इधर खाई है, तो इस तरीके से कहीं देखेंगे कुछ ज़्यादा ही गहराई है ना, कुछ कम दिखेगा। कहीं समतल मतलब नहीं है, जब हम लोग को लगता होगा कि समतल नीचे रहता होगा, लेकिन समतल नहीं है। जिस तरीके से देखेंगे कि समतल मैदानों पर देखें, पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ कुछ इस तरीके से उठे होते हैं ना, तो जस्ट इसका उल्टा नीचे देखेंगे, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि ये ट्रेंच क्या है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो गहराई है पूरे विश्व का ही कह सकते हैं कि मरियाना ट्रेंच है, जो कि जिसकी गहराई कितना है? 11000 मीटर। ठीक है, जो 11 किलोमीटर कह सकते हैं। ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ठीक है, टोंगा खाई भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है, और इसकी जो गहराई है वो है 9000 मीटर। ठीक है, एक और यहाँ पे गहराई देखने को मिलती है, ट्रेंच देखने को मिलता है, उसका नाम है मिंडनाओ खाई। मिंडनाओ खाई, जिसकी गहराई है 10500 मीटर। ठीक, ये भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? सवाल है, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटों को रोक करके, बिल्कुल सही है। विद्युत वाहन विनिर्मित करके, बिल्कुल सही है। विद्युत वाहन निर्मित करेंगे हम तो जाहिर सी बात वहाँ पे देखेंगे कि जो प्रदूषण है, पर्यावरणीय जो प्रदूषण है वो कम होगा।
गंदे पानी का उपचार करके, ठीक है, ये भी सही है। तो तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा, डी ऑप्शन, ठीक, एक से अधिक यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध मरम्मत, उपयुक्त में से एक से अधिक या में से कोई नहीं। तो अक्सर हम लोग इसमें धोखा खा जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड ये डेयरी विकास से संबंधित है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1970 ईस्वी में, ठीक है। कब शुरुआत हुआ था इसका? 1970 ईस्वी में। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दुग्ध उत्पादन से, याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, सवाल फिर सुनिएगा। एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? भूभाग कहते हैं, जीवोम कहते हैं, समुदाय कहते हैं, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इसे जीवोम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? इसे जीवोम कहा जाता है, ठीक है। चलिए बाकी डिटेल्स यहाँ देख लीजिएगा। अगला सवाल है साल्टोरो कांगड़ी, ठीक है, चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है? भारत तिब्बत सीमा पर, भारत पाक सीमा पर, भारत चीन सीमा पर, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। बताना है कि साल्टोरो कांगड़ी जो चोटी है, बताना है कि किस सीमा पर स्थित है ये। तो ध्यान रखिएगा, साल्टोरो कांगड़ी चोटी भारत पाक सीमा पर स्थित है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी कुछ यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि कंचनजंगा ये नेपाल भारत बॉर्डर पर स्थित है। मकालू वन ये नेपाल और चीन के बीच स्थित है। कामेत जो है यह भारत और चीन के बीच स्थित है। और अन्नपूर्णा एक है जो कि नेपाल में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? बताना है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 12वीं, 15वीं, 7वीं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और वैसे बात करें जब से शुरुआत हुआ है तो ये 15वीं जनगणना थी। तो हम कह सकते हैं कि 2011 जनगणना यानी कि 15वीं जनगणना थी ये, तथा स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी, ठीक है। भारत में जनगणना सर्वप्रथम 1872 में किया गया था। किसके कार्यकाल में? याद है किसी को? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। और नियमित जो जनगणना शुरू हुई थी वो रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ था 1881 से, ठीक है। तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी, ठीक है। फिलहाल ये बात करें हम, अक्सर जो पूछा जाता है सवाल कि भारत में जो है 2011 जनगणना, उसके अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला माफ़ कीजिएगा राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका बिहार, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा केरल, ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय का पक्ष अंतराल क्या है? मतलब सिंपल सा कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के जो अंतराल है समय का वो कितना है? 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 घंटे का अंतराल है, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस लॉजिक को समझिए। यहाँ पे देखिए 68 डिग्री से शुरू हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? 97 डिग्री पर। तो अगर 97 डिग्री में यदि मोटा मोटी घटा के देखें 68 डिग्री तो कितना मिलता है? 9 8 17 और 6 2 8 29 मान के चलते हैं, अगर 30 ही मान के चलते हैं इसको, तो अगर गुना करेंगे 1 मिनट 1 डिग्री का अंतराल में कितना डिफरेंस होता है? 4 मिनट समय लगता है 1 डिग्री कवर करने में। तो ये हो जाएगा 4 या 12 120 मिनट, अर्थात में से अगर 1 घंटा में चेंज करेंगे तो निकल कर आएगा 2 घंटा। 60 दूनी 120 मिनट होता है, तो ये 2 घंटा का अंतराल देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा ये 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर सूर्योदय 7 बजे हो रहा है तो इसका मतलब सूर्योदय यहाँ पे कितना बजे होगा? 9 बजे होगा, ठीक है, 2 घंटा लेट है। वहीं अब बात करें यहाँ पे अगर सूर्योदय यहाँ पे 4 बजे हो रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसके पहले हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे पहले हो जाएगा, यानी कि 2 बजे सूर्यास्त यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है। जबलपुर झेलम नदी, लखनऊ गोमती नदी, सूरत ताप्ती नदी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे जबलपुर जो कि झेलम नदी पर स्थित नहीं है, इसका यही सही यहाँ पे यही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर ये आपका झेलम नदी पर स्थित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकी लखनऊ गोमती नदी पर स्थित है। ठीक है, सूरत भी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। ठीक, और ताप्ती नदी के बारे में याद रखना है कि ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ठीक है, सूरत के बारे में याद रखिएगा, ये भी ताप्ती नदी के तट पर ही अवस्थित है। और एक क्षिप्रा नदी जानते होंगे आप लोग, ये मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से द्वारा जुड़ी हुई हैं। बताना है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित जो लाहौल और स्पीति घाटियाँ हैं कुल्लू घाटी से किसके द्वारा जुड़ी हुई है। नाथुला दर्रा से, रोहतांग दर्रा से, बारालाचा दर्रा से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी में रोहतांग दर्रे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जबकि नाथुला दर्रा के बारे में बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम तथा चुम्बी घाटी को जोड़ने वाला ये दर्रा है। वहीं बात करें बारालाचा के बारे में तो ये बारालाचा जो दर्रा है ये लेह जिले के मनाली को जोड़ता है, लेह को मनाली से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बताना है येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है। यूएसए में, फ्रांस में, स्पेन में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि येलो स्टोन नेशनल पार्क विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1872 में अमेरिका में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियाँ, कर्नाटक के नीलगिरी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ पश्चिम घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम ये नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी महाराष्ट्र में देखेंगे जो तटीय नाम है उसे सह्याद्री की पहाड़ियाँ कहा जाता है, कर्नाटक में यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और दक्षिण में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलान जो बिंदु है उसे नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। इलायची पहाड़ी दक्षिण पश्चिम घाट में केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर तो आप लोग जानते ही होंगे, अनाईमुड़ी है जो कि अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी भी है। ठीक है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी बारे में बात करें तो यह है दूधा बेटा जो कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाला जो श्रेणी है यहाँ से लेकर के देखेंगे इसमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक कवर हो रहा है, जो हमें इसे हम क्या करें सह्याद्री कह रहे हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे हो रहा था, महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ी है तो बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तीनों शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे कि नीलगिरी, तो नीलगिरी कहाँ पे है, देखेंगे यहाँ पे पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट इधर और ये पूर्वी घाट जहाँ मिलती हैं तो ये कर्नाटक के आसपास ही मिलती हैं, तो इसे कहा जाता है वहाँ पे इलायची की ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो ये सही है। लेकिन तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, नहीं करता है। ठीक है, बताना है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला
नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, बिहार से पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चाहे तो आप मैप पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं क्या था, नहीं था, पूर्णिया। तो पूर्णिया कहाँ पे है, देखिए पूर्णिया है आपका यहाँ पे, ये वाला पूर्णिया। ठीक है, तो पूर्णिया देखेंगे कि ये इसके सीमा नेपाल के साथ नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सभी जिले के देखेंगे कि नेपाल से इसका सीमा लगता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे पूर्णिया इसका सही आंसर है। ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी मधुबनी, किशनगंज देखेंगे कि दोनों यहाँ पे नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। देखिए मधुबनी यहाँ पे है और किशनगंज यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में कौन पर्वत खंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती हैं? बताना है कि कौन सा पर्वत खंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। डबला की पहाड़ियाँ, मिसी पहाड़ी, पटकाई बोम्स, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पटकाई बोम पर्वत खंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पटकाई बोम्स। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र आते हैं? बताना है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र इसमें आते हैं। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं हिंद महासागर एवं ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर के क्षेत्र में आते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा होगा, ये पूरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ही है। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे कि आपका यहाँ पे भारत भी शामिल है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी देखने को मिल जाएगा, इसमें शामिल भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, हिंद महासागर भी शामिल है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों शामिल है। बाकी इधर आप देखेंगे कि पैसिफिक प्लेट इधर है, एक पैसिफिक दक्षिण इधर सही है, ये अंटार्कटिक जो आपका प्लेट है। ठीक है, तो एक यहाँ पे सुंडा प्लेट है। लेकिन हम बात करें यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन के बारे में, जो रेड कलर का दिख रहा होगा, लाइट जो यहाँ पे रेड कलर का है, ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, जिसमें देखेंगे ये तीनों शामिल है, भारत ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है और हिंद महासागर भी इसमें शामिल है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका तट लाल सागर और फारसी खाड़ी दोनों से मिलता है? बताना है कि कौन ऐसा देश है जिसका लाल सागर और फारस खाड़ी दोनों की सीमा जो है दोनों से मिलता है। अर्थात एक ऐसा देश जो कि लाल सागर से भी इसकी सीमा लगती है और फारसी खाड़ी से भी लगता है। कौन है वो देश कौन सा है? अमन है, ओमान है, सऊदी अरब है या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। ठीक है, देखिए पिक्चर में यहाँ पे है आपका लाल सागर और ये है आपका सऊदी अरब। ठीक है, और यहाँ पे है ये आपका फारसी खाड़ी। ठीक है, तो देखेंगे दोनों के साथ लग रहा है आपका लाल सागर भी और फारसी खाड़ी भी सऊदी अरब के साथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सऊदी अरबिया। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी मैप के जरिए देख सकते हैं और भी कौन किसी साथ क्या लग रहा है। मैप में जितना आप लर्न करेंगे, सीखेंगे, उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो कोशिश कीजिए कि मैप में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल है यहाँ पे कि यूराल पर्वत एशिया के किस ओर है? बताना है, यूराल जो है पर्वत है एशिया के किस ओर है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, यूराल पर्वत एशिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैप पर, यहाँ से देखेंगे कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे है आपका ये यूराल पर्वत और यहाँ पे है एशिया इधर। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से होगा, तो ये होगा उत्तर और ये होगा आपका पश्चिम। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये लोकेशन में है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हाँ ठीक है, उत्तर पश्चिम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल यही था कि यूराल पर्वत एशिया की ओर है, तो देखेंगे कि एशिया यहाँ पे और इसके उत्तर में पश्चिम में यहाँ पे यूराल पर्वत है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो यूराल पर्वत है वो एशिया और यूरोप को क्या कर रहा है, यहाँ पे अलग कर रहा है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मंगला डैम
निम्नलिखित में से किस नदी पर है? बताना है कि मंगला डैम निम्न में से किस नदी पर है? चिनाब, झेलम, रावी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। मंगला डैम के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। तो ध्यान रखना है कि मंगला डैम झेलम नदी पर स्थित है। कहाँ पे? झेलम नदी पर। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। मंगला डैम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मीरपुर में स्थित है। मीरपुर में इस डैम के निकट स्थित मंगला गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा है मंगला डैम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है और ये सेट का आखिरी सवाल भी है, अर्थात हम लोग आखिरी पड़ाव पर पहुँच गए हैं। सवाल है कि गॉडविन अस्टीन, जिसे केटू भी कहते हैं, बताना है कि निम्न में से किस पर्वत खंड की चोटी है? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि गॉडविन अस्टीन, जिसे केटू भी कहते हैं, यह ट्रांस हिमालय की चोटी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा कि गॉडविन अस्टीन ट्रांस हिमालय क्षेत्र के काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है ये। ठीक है, और ये गॉडविन अस्टीन केटू के वर्तमान जो स्थिति देखेंगे तो ये पाक अधिकृत कश्मीर में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और केटू की ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर, यानी कि 8611 मीटर, और ये पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, चलिए अब बाकी यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा, इसको मैप को समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हम कह रहे हैं ना ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय देखिए कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊपर में यहाँ पे है आपका काराकोरम। ठीक है, यहाँ पे क्या है? काराकोरम, और इसी के नीचे देखने को मिलेगा आपको लद्दाख श्रेणी, और इसी नीचे है आपका जास्कर। ये तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर में हमने क्या कहा यहाँ पे कि ये सबसे ऊपर में है काराकोरम। ठीक है, ये वाला, फिर से देखिएगा, सबसे ऊपर में है काराकोरम रेंज। ठीक है, उसी के नीचे फिर आप आएंगे तो देखने को मिलेगा लद्दाख श्रेणी, और इसी के नीचे फिर आएंगे तो मिलेगा आपको जास्कर। ठीक है, ये तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और हमने कहा ना अभी कि जो गॉडविन अस्टीन है ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र के काराकोरम पर्वत श्रेणी के पर की चोटी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे काराकोरम कौन सा है? तो ये वाला है, इसी पर स्थित है आपका केटू। ठीक है, इसी के नीचे हमने कहा कि लद्दाख है, और इसी के नीचे है जास्कर, और ये तीनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं यहाँ पे ट्रांस हिमालय। इसके बाद फिर देखेंगे ये वाला जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये वाला इसे कहा जाता है महान हिमालय या तो वृहद हिमालय। उसी के नीचे है आपका यहाँ पे ये वाला जो देखेंगे, इसे कहा जाता है लघु हिमालय, और इसी को कहा जाता है, इसके नीचे देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो है आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, और दुनिया के देखेंगे कि जितने भी ऊँची जो चोटियाँ हैं वो ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इसी पर्वत श्रेणी पर है। किस पर्वत श्रेणी पर? महान हिमालय पर या वृहद हिमालय पर। देखिए कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट शिखर इसी पर है, अन्नपूर्णा की चोटी है ना, धौलागिरी, सब इसी पर है, महान हिमालय या वृहद हिमालय पर ही स्थित है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो कह सकते हैं इधर से जो बंटवारा किया गया है, ठीक है, हाँ, अर्थात ये वाला इस तरह से बंटवारा जो किया गया है तो 3 भागों में है। हिमालय के ही 3 भाग है, तो इसका देखिएगा कि जो हिमालय है ना, हिमालय के ये ट्रांस हिमालय इसका हिस्सा नहीं है, वो अलग है। ठीक है, हिमालय के यहाँ पे हम लोग जनरली 3 भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन सा? महान हिमालय या वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कुछ इस तरीके से बांटा गया है नदियों को, नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, जिसके चर्चा हमने कई वीडियो में किया है, कई बार किया है। ठीक है, तो अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे तो वहाँ पे हमने कई बार बताया है, आपको याद होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों की भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बाकी हम इसका PDF फाइल अपलोड कर देंगे, हम दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।